जब भी हमारे सामने कोई स्पेस का नाम ले तो हम इसकी इमेजिनेशन के अंदर खो जाते हैं, क्योंकि ये वो पुरस्कार जहाँ है जिसके बारे में हम जितना भी चाहे जान लें उतना ही कम है। स्पेस पर बनाई गई मूवीज़ और कई साइंस कॉन्सेप्ट को ना समझने की बदौलत कई बार हमारे जहन के अंदर स्पेस के बारे में कई ऐसी मिसकॉन्सेप्शन या गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं जो बज़ाहिर तो हमें ठीक लगती हैं, लेकिन उनकी कोई भी साइंटिफिक या लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं होती, यानी कि वो बिल्कुल ही गलत होती हैं। और आज की इस वीडियो के अंदर हम इन्हीं कन्फ्यूजन्स के बारे में या मिसकॉन्सेप्शन के बारे में जानेंगे और स्पेस के बारे में आपकी ऐसी हैरत अंगेज़ गलत फहमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे जो यकीनन आप कभी भी मिस नहीं करना चाहेंगे। तो इस तरह के फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो के साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा। नंबर 1, सन इज़ नॉट येलो। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि सूरज का कलर क्या है तो ऑब्वियसली आपका जवाब होगा कि येलो, क्योंकि ज़मीन से दिखने पर यह हमें इसी कलर में दिखाई देता है, राइट। बट इन रियल दैट्स नॉट द केस, क्योंकि अगर आप ज़मीन से बाहर निकलकर स्पेस के अंदर ट्रैवल करें तो आपको हमारा सूरज एक्चुअल के अंदर वाइट कलर में दिखाई देगा। यस, आपने सही सुना। दरअसल ये हमारी ज़मीन का एटमॉस्फेयर है जो कि सूरज को येलो दिखाता है, क्योंकि हमारी ज़मीन के एटमॉस्फेयर के गिर्द मौजूद गैसेस लाइट को बेंड कर देती हैं। हम जानते हैं कि वाइट लाइट के अंदर 7 कलर्स होते हैं। ज़मीन के एनवायरनमेंट में मौजूद गैसेस शॉर्ट वेवलेंथ के कलर्स मसलन ब्लू, वॉयलेट और इंडिगो कलर को बहुत ज़्यादा बेंड करती हैं, जबकि रेड, येलो और ऑरेंज को बहुत कम। इसीलिए बेंड होने के बाद आसमान हमें ब्लू कलर का दिखाई देता है और ऑरेंज कलर ज़्यादा बेंड ना होने की वजह से सूरज हमें ज़मीन से येलो दिखाई देता है। इसलिए जब ये ऊंचाई पर जाने लगता है तो इसका कलर वक्त गुजरने के साथ मज़ीद येलो होने लगता है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हमारी ज़मीन पर धुआं और पोल्यूशन मौजूद हो तो ये इफ़ेक्ट बढ़ने की वजह से ये सूरज को मज़ीद रेडिश बना देता है। लेकिन दिन के वक्त जब सूरज आसमान की ऊंचाई पर होता है तो लाइट के कम फैलने की वजह से ये ब्लूइश शेड के अंदर ज़मीन से हमें दिखाई देता है। लाइट की मुख्तलिफ वेवलेंथ के अंदर ली गई तस्वीरें कुछ इस तरह से दिखती हैं। आप सोच कर देखें कि अगर सूरज का कलर वाकई येलो होता तो बिल्कुल आपके येलो शेड्स की तरह या येलो सन ग्लासेस की तरह ज़मीन पर मौजूद हर चीज़ हमें येलो शेड के अंदर ही नज़र आती, फिर चाहे आसमान हो या ज़मीन पर मौजूद कोई भी चीज़। इवन के डिफरेंट प्लैनेट्स पर गैसेस के डिफरेंट पैटर्न की वजह से सूरज का कलर हर जगह डिफरेंट होता है। मिसाल के तौर पर हमारा ही सूरज मार्स से देखने पर टोटल ब्लू नज़र आता है। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आपसे सूरज के कलर के बारे में कोई सवाल करे तो आप उसे लॉजिकली समझा सकते हैं कि हमारे सूरज का कलर येलो नहीं बल्कि वाइट है, और आज तक हमें क्लासरूम के अंदर गलत पढ़ाया गया। नंबर 2, डार्क साइड ऑफ द मून। दोस्तों, चांद हमारी ज़मीन से तकरीबन 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। हम इंसान ज़मीन से हमेशा इसकी एक जगह को ही देख पाते हैं, लेकिन इसका दूसरा हिस्सा जो कभी हम नहीं देख पाते, इसे डार्क साइड या चांद की अंधेरी जगह कहते हैं। जैसे कि नाम सुनकर ही लगता है कि वहाँ रोशनी का कोई नामो निशान मौजूद नहीं होगा, हर तरफ यहाँ पर बिल्कुल अंधेरा होगा, जैसा कि अक्सर मूवीज़ के अंदर भी हमें दिखाया जाता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक्चुअल के अंदर चांद के पूरे हिस्से पर सूरज की एक जैसी ही रोशनी पड़ती है, लेकिन रोटेशनल सिंक्रोनाइज की वजह से हम इंसान हमेशा इसकी एक साइड को ही रोशन देख पाते हैं, जबकि इसका दूसरा हिस्सा ज़मीन से दिखने पर हमेशा हमें अंधेरे के अंदर डूबा हुआ नज़र आता है। चांद को हमारी ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाने में तकरीबन 28 दिनों का वक्त लगता है और अपने एक्सिस पर घूमने में भी ये तकरीबन इतना ही वक्त लेता है, यानी चांद का एक दिन ज़मीन के 28 दिनों के बराबर है, जिसका मतलब ये है कि इन 28 दिनों के अंदर 14 दिन चांद के एक हिस्से पर रोशनी जबकि दूसरे हिस्से पर हमेशा अंधेरा रहता है। इसी तरह से बाकी 14 दिन के अंदर इसके दूसरे हिस्से पर अंधेरा रहता है और पहले हिस्से पर रोशनी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारी ज़मीन पर 12 घंटे दिन और 12 घंटे की रात रहती है, लेकिन सूरज की रोशनी पूरी ज़मीन पर एक जैसी ही पड़ती है। इसलिए हमेशा चांद की जो साइड ज़मीन की तरफ रहती है वो रोशन रहती है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि दूसरी साइड हमेशा अंधेरे में डूबी रहती है। चांद के दोनों हिस्से रोशन रहते हैं, लेकिन स्पेस में जाने पर हम चांद को मुकम्मल तौर पर रोशन देख सकते हैं। हाल ही में इंडिया ने अपना जो चंद्रयान मिशन चांद की सतह पर भेजा, इसे भी चांद के डार्क साइड पर उतारा गया, लेकिन एक्चुअल के अंदर ये साइड डार्क साइड नहीं है, बल्कि इस वक्त ज़मीन से हमें देखने पर अंधेरे में डूबी नज़र आ रही है। इसके अलावा चांद के बारे में एक मिथ ये भी है कि चांद ज़मीन से इतना करीब है कि आसानी से हम इंसान इस पर पहुंच सकते हैं। जैसा कि हम अक्सर एनिमेशन के अंदर देखते हैं कि चांद ज़मीन से कितना करीब होकर घूम रहा है, लेकिन एक्चुअल के अंदर ये डिस्टेंस कितना ज़्यादा है इसे इस मिसाल से समझ लें कि आज के दौर के अंदर बोइंग 747 जहाज़ को, जो कि एक पैसेंजर प्लेन है,
अगर इसको किसी तरह से चांद की सतह पर रवाना कर दिया जाए तो इसे चांद की सतह पर पहुंचने के लिए 17 दिन का वक्त लगेगा, क्योंकि चांद ज़मीन से एक्चुअल के अंदर इतना दूर है। नंबर 3, सन इज़ ऑन फायर। जब भी हम सूरज की कोई तस्वीर देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये आग का बहुत बड़ा गोला है जो कि जल रहा है, क्योंकि इसी की वजह से हमें ज़मीन पर गर्मी और रोशनी मिलती है, जो कि हम समझते हैं कि जाहिर है कि आग के जलने की वजह से ही पॉसिबल है। लेकिन एक्चुअल के अंदर सूरज कोई आग का जलता हुआ गोला नहीं है, बल्कि गैसेस का बना एक बहुत बड़ा गोला है जो कि अपने कोर के अंदर या अपनी तह के अंदर होने वाले न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की वजह से मुसलसल जल रहा है, क्योंकि ये हर सेकंड 700 मिलियन टन हाइड्रोजन गैस को 693 मिलियन टन हीलियम गैस के अंदर बदल रहा है। और जब ये प्रोसेस होता है तो एनर्जी गैमा रेज की सूरत में खारिज होती है, जो फिर लाइट में बदलती है और पूरे सोलर सिस्टम तक फैलती है। यानी इस प्रोसेस की मदद से ये हीट और रोशनी को पैदा करता है, जो कि इसकी कोर के अंदर हर सेकंड हो रहे हैं। लेकिन ज़मीन की तरह कंबस्शन या किसी चीज़ को जलाने के लिए सूरज पर ऑक्सीजन या ईंधन का कोई अमल दखल नहीं है। 4 अरब सालों से सूरज इस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की वजह से जलकर हम इंसानों को ज़मीन पर रोशनी और हीट को पहुंचा रहा है, इसलिए ये ज़मीन पर जलने वाली आग से बिल्कुल मुख्तलिफ है। नंबर 4, मरकरी इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट। हमारे सोलर सिस्टम के बारे में हम जानते हैं कि सूरज के सबसे करीब मरकरी सियारा मौजूद है, सो लॉजिकली इसे सबसे ज़्यादा गर्म होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। सूरज का किसी भी प्लैनेट से दूर या नज़दीक होना इस प्लैनेट के टेम्परेचर को मेंटेन करने के अंदर कुछ ज़्यादा हेल्प नहीं करता, क्योंकि वीनस, जो सूरज से दूसरा करीब तरीन प्लैनेट है, इसे सोलर सिस्टम के सबसे ज़्यादा गर्म प्लैनेट होने का रिकॉर्ड हासिल है। और ऐसा मुमकिन होता है इसके एटमॉस्फेयर या बैरोनी माहौल की बदौलत, क्योंकि इसके एटमॉस्फेयर के अंदर ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के भारी बादलों का एक जाल मौजूद है, जो सूरज की हीट और रेडिएशन के दाखिल होने के बाद इन्हें बाहर नहीं निकलने देता, जिसकी वजह से वीनस एक तंदूर या एक भट्टी के अंदर बदल जाता है, जिसे ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं। और इसीलिए दिन के अंदर इसका टेम्परेचर 462 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, यानी कि एक जिंदा जहन्नुम। नंबर 5, स्पेस पेन। मशहूर अमेरिकन ड्रामा सीरीज जो कि 1999 के अंदर पब्लिश की गई, जिसका नाम था द वेस्ट विंग, इसमें दिखाया गया है कि नासा के साइंटिस्ट ने कई मिलियन डॉलर खर्च करने के बाद एक ऐसा स्पेस पेन तैयार किया जिससे वो जीरो ग्रेविटी पर किसी भी एंगल पर स्पेस के अंदर लिख सकते हैं। We spent millions of dollars developing a pen for the astronauts that would work in zero gravity. You know what the Russians did? इवन के बॉलीवुड फिल्म 3 इडियट्स के अंदर भी इसी को रेफरेंस के तौर पर दिखाया गया। ये एस्ट्रोनॉट्स पेन है। स्पेस में फाउंटेन पेन, बॉल पेन कुछ नहीं चलता, तो लाखों डॉलर खर्च करने के बाद साइंटिस्ट ने ऐसा पेन इजाद किया जिससे कोई भी एंगल, कोई भी टेम्परेचर, जीरो ग्रेविटी में हम लिख सकते हैं। सर, स्पेस में फाउंटेन पेन, बॉल पेन चलता नहीं है, तो एस्ट्रोनॉट्स ने पेंसिल का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? लाखों डॉलर बच जाते सर। लेकिन एक्चुअल के अंदर ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस तरह का कोई भी पेन हिस्ट्री के अंदर इस मकसद के लिए तैयार नहीं किया गया। और नासा के पास इस दावे को साबित करने के लिए रसीदें आज भी मौजूद हैं। बेशक वो चांद पर ना गए हों, लेकिन फॉर्मेलिटीज़ के तौर पर उन्होंने रसीदें तैयार कर रखी हैं कि 1965 में अपने स्पेस मिशन के लिए उन्होंने मैकेनिकल पेंसिल्स का ऑर्डर किया, ना कि किसी स्पेस पेन का। लेकिन एक इंडिपेंडेंट कंपनी जिसका नाम था फिशर पेन, इसने खुद ज़ाती तौर पर $1 मिलियन खर्च करके ये स्पेस पेन इन्वेंट किया, जिसे नासा और सोवियत साइंटिस्ट ने स्पेस में तो नहीं लेकिन अपने घरों में ज़रूर इस्तेमाल किया। नंबर 6, ट्रैवल बिटवीन एस्ट्रॉयड। एस्ट्रॉयड यानी प्लैनेट्स के बनने के बाद बच जाने वाले चट्टानी टुकड़े, जिन्हें अक्सर मूवी सीन के दौरान इस तरह दिखाया जाता है कि इनके दरमियान से कोई भी जहाज़ या किसी भी स्पेस शटल का गुजरना नामुमकिन सा लगता है, क्योंकि ये कभी भी इस खलाई जहाज़ से टकरा सकते हैं। ये ना सिर्फ तेज़ रफ्तार होते हैं बल्कि इकट्ठे सफ़र करते हैं। हमारे सोलर सिस्टम का एस्ट्रॉयड बेल्ट, जो कि हमारे सूरज से 200 से 300 मिलियन मील की दूरी पर मौजूद है, इसके बारे में ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये एस्ट्रॉयड बेल्ट मौजूद तो है लेकिन इतना करीब और इतना तेज़ नहीं कि इसके अंदर से कोई भी स्पेसक्राफ्ट गुजर ही ना सके। ये एस्ट्रॉयड बेल्ट अरबों चट्टानी टुकड़ों से मिलकर बना है, लेकिन इनके दरमियान इतना ज़्यादा फासला है कि अगर कोई स्पेसक्राफ्ट इनके अंदर से गुजर भी जाए तो इसके इन एस्ट्रॉयड के टुकड़ों से टकराने के चांसेस तकरीबन ना होने के बराबर हैं। ये एस्ट्रॉयड एक क्लस्टर या ग्रुप की सूरत में इकट्ठे मौजूद होते हैं और हर एक क्लस्टर दूसरे क्लस्टर से बहुत ज़्यादा दूरी पर मौजूद होता है। हर एक क्लस्टर में मौजूद एक एक एस्ट्रॉयड दूसरे एस्ट्रॉयड से 1 अरब क्यूबिक किलोमीटर की दूरी पर मौजूद रहते हैं, यानी कि बहुत बहुत ज़्यादा दूर। नंबर 7, लाइट ईयर मेयर्स टाइम।
आमतौर पर लाइट ईयर को टाइम को नापने का स्टैंडर्ड माना जाता है, यानी लाइट जो एक सेकंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से 1 साल तक सफ़र करती है, इसे 1 लाइट ईयर कहते हैं। लेकिन ये टाइम को नापने का स्टैंडर्ड नहीं है, बल्कि ये स्पेस में डिस्टेंस या फासले को नापने का स्टैंडर्ड है। और एक लाइट ईयर का फासला तकरीबन 95 खरब किलोमीटर तक होता है। नंबर 8, पीपल विल एक्सप्लोड इन स्पेस। ये सच है कि हमारी स्पेस तकरीबन बिल्कुल वैक्यूम या खाली है और इंसान इसके अंदर चाह कर भी कुछ मिनट से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि स्पेस में बिना हिफाजती सूट के निकलने पर इंसान की बॉडी फट जाएगी या एक्सप्लोड हो जाएगी, जैसे कि आमतौर पर लोग समझते हैं। लेकिन एक्चुअल के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारी इंसानी स्किन इस तरह के एक्सप्लोड से बचाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइट है। अगर स्पेस के अंदर कोई शख्स एक्सपोज हो भी गया तो उसकी मौत खून के बहाव के रुकने की वजह से होगी, क्योंकि आपके फेफड़ों के अंदर मौजूद गैस बबल्स बनाकर खून के बहाव को रोक देगी। इसके अलावा स्पेस में प्रेशर नहीं है, सो बॉइलिंग पॉइंट आपकी बॉडी पर असरअंदाज हो सकता है, जिसका मतलब ये है कि स्पेस के अंदर अगर आपका सलाइवा या ब्लड एक्सपोज हो गया तो वो फ़ौरन से पहले बॉयल होना शुरू कर देगा। यहाँ आमतौर पर वैक्यूम की वजह से टेम्परेचर -455 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी -270 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। कैन यू इमेजिन? लेकिन जैसे जैसे हम स्पेस के अंदर सूरज जैसे किसी सितारे के करीब होते जाएं, ये टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस तक या बॉइलिंग टेम्परेचर को भी पहुंच जाता है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप इनमें से कितनी स्पेस मिथ्स पर यकीन करते थे और क्यों, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मज़ीद इस तरह की स्पेस वीडियोस के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूँगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।